हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो बेटा गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 4 दे रखा है यानी सारणिक। तो बेटे इस अध्याय 4 के अंतर्गत आपको जो बेटा प्रश्नावली 4B दे रखे हैं। तो बेटे प्रश्नावली 4B के प्रश्नों का हल समझने से पहले सबसे पहले बेटा हम आपको इस प्रश्नावली का बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है जब भी बेटा हम कोई नई प्रश्नावली हम आपको पढ़ाएंगे तो सबसे पहले उस प्रश्नावली से संबंधित हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को बेटा हम लोग समझेंगे। क्योंकि बेटा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बेटा हम समझ लेते हैं तो प्रश्नावली के प्रश्नों का जो हल होता है वो बेटा आसान हो जाता है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4B से संबंधित कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा आज समझेंगे। अगर आप वीडियो पे आए हुए हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी बेटा वीडियो में बताई गई बात आपको बेटा समझ में आएगी। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बेटे ये हमारा जो प्रश्नावली 4B है, तो बेटे इसमें जो आपको प्रश्न दे रखा है, इसमें बेटा प्रश्नों का जो हल रहेगा कुछ गुणधर्मों पर आधारित रहेगा। यानी आपको कुछ गुणधर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि बेटा हम जानते हैं हमारा जो अध्याय 4 है वो क्या है, सारणिक से संबंधित है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिटरमिनेंट। तो बेटा प्रश्नावली 4B में आपको बेटा क्या करना होगा, आपको सारणिक से संबंधित आपको कुछ गुणधर्म याद रखने होंगे। आप एक काम करेंगे, इन सभी गुणधर्मों को आप अपने कॉपी पे नोट करेंगे, इन्हें समझेंगे और बेटा आप इन्हें याद कर लेंगे। तब बेटा प्रश्नावली 4B के जितने भी प्रश्न होंगे आप एक एक प्रश्न का हल कर पाएंगे। तो यहां पे देखिएगा, मैंने पहला गुणधर्म यहां पे लिख के रखा हुआ है, दूसरा लिख के रखा हुआ है, तीसरा और चौथा। तो बेटे अब हम क्या करेंगे, एक एक गुणधर्म के बारे में हम आपको डीपली समझाएंगे। तो यहां पे बेटा लिख के रखा हुआ है सारणिकों के प्रारंभिक गुणधर्म। तो बेटा पहला गुणधर्म की अगर बेटा हम बात करते हैं तो यहां पे दिया हुआ है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। क्या बताया जा रहा है बेटा, अगर कोई सारणिक है या तो उसकी कोई पंक्ति ले लो, कोई एक पंक्ति ले लो, या तो बेटा कोई एक स्तंभ ले लो, अगर उसके प्रत्येक अवयव अगर शून्य है तो हम कह सकते हैं उस पूरी सारणिक का जो बेटा मान होगा वो क्या होगा बेटा, 0 होगा। अब मैं इसी गुणधर्म को एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। देखिए यहां पे देखिएगा, जैसा कि आपको पता है सारणिक की पहचान क्या होती है, दो रेखाएं समांतर होती हैं और इनके अंदर जो बेटा अवयव लिखे होते हैं, बोलिए ये जो दो रेखाएं आमने सामने है इसे बोलते हैं क्या, सारणिक बोलते हैं। और अवयव की पहचान क्या होती है, आमने सामने बड़े ब्रैकेट अगर हो तो समझ जाओ बेटा ये क्वेश्चन कहां से दिया है, अवयव से दिया है। और अगर आमने सामने दो रेखाएं खींची हो तो बेटा ये क्वेश्चन कहां से दिया है, ये सारणिक से दिया गया है। हालांकि बेटा ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ा रखा है बेसिक में भी और प्रश्नावली के प्रश्नों के हल में भी। अब देखिएगा, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है यानी कि सारणी की कोई पंक्ति या स्तंभ। तो बेटे मैंने एक सारणिक ले ली है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जो सारणिक बेटा ली है इसमें क्या है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। जैसा कि देखिएगा मैंने 3, 5, 4 कोई भी संख्याएं हम ले सकते हैं, हम आपको समझाने का प्रयास यहाँ पे बेटा कर रहे हैं। मैंने एक सारणिक ले लिया है, इस सारणिक में बेटा 3 पंक्ति 3 स्तंभ है। देखिए पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति,
ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, ये सारणिक हमको प्रश्न में दिया होगा। अब हम इसमें कुछ ऐसा करेंगे कि बेटा कोई पंक्ति, मान लो मैंने इस सारणिक को क्या किया, चेंज किया। अब चेंज कैसे करेंगे ये बेटा हम आपको बात को बताएंगे, फिलहाल यहाँ पे कुछ बातें जान लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो पंक्ति और स्तंभ दे रखा है, मान लो मैंने कुछ इसमें ऐसा लॉजिक लगाया और यहाँ पे देखिएगा 0 0 0 और यहाँ पे क्या है 5 2 6, यहाँ पे 4 2 और 5। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ था, मैंने क्या किया, जो पहला स्तंभ था उसके सभी अवयवों को मैंने क्या किया, 0 कर दिया। या फिर हम कह सकते हैं कि आपको इस प्रकार से सारणिक कहीं मिल जाए, क्योंकि बेटा हमें गुणधर्म के ऊपर बात को समझाना है। तो चलिए इस प्रकार से ले लेते हैं, कंफ्यूजन आपका ना होने पाए। मैंने सारणिक लिया है और इस सारणिक का जो पहला स्तंभ है उसके सभी मान क्या है, 0 0 हैं। तो बेटा इस पूरे सारणी का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे C1 के सभी अवयव बेटा क्या है, शून्य हैं। क्या है, शून्य है। C1 के सभी अवयव शून्य हैं, तो यहाँ पे इस पूरे सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। बताइए पहला गुणधर्म आपको क्लियर हुआ? आप सवाल लगा रहे होंगे, आपको कोई ऐसा सारणिक पता चल जाए, या तो कोई पंक्ति और या तो कोई स्तंभ, और उसके सभी अवयव क्या हो, सभी एलिमेंट या सभी तत्व या क्या हो बेटा, 0 0 हो, तो बेटा उस सारणिक का पूरा मान क्या होता है, 0 होता है। चलिए बेटा अब आपको हम समझा देते हैं, ये स्तंभ में था, अब आपको हम समझा देते हैं पंक्ति के रूप में। कुछ भी ले लो, जैसे मान लो ये यहाँ पे दे रखा है बेटा 0 0 0। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे पहली पंक्ति ये है। बताइए यहाँ पे जो सारणिक दे रखा है, यहाँ पे जो सारणिक है इसकी जो बेटा पहली पंक्ति है, यानी पहली पंक्ति को R1 से नोट करते हैं, तो R1 के सभी अवयव क्या है, शून्य है। बताइए R1 के सभी अवयव शून्य है, तो बेटा हम कह सकते हैं इस पूरे सारणिक का बेटा मान क्या होगा, 0 होगा। इस पूरे सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। आई होप कि आपको यह बात क्लियर हो रही होगी। अब मैं एक बार इस चीज को दोहरा देता हूं, आपको कोई सारणिक दे रखा होगा, या तो पंक्ति के सभी अवयव 0 हो, कोई एक पंक्ति के अवयव 0 हो, या तो कोई स्तंभ के अवयव 0 हो। ऐसी अगर स्थिति आ जाती है तो उस सारणी का पूरा मान 0 होता है। मैंने 2 एग्जांपल लिए, आप समझ गए होंगे। 3 पंक्ति 3 स्तंभ लिया था, आप समझ गए होंगे। मान लो आपको इस प्रकार से दे दे, ये तो 3 पंक्ति का सिस्टम था जैसे, और हाँ कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ हो, बस केवल एक या तो पंक्ति हो या तो कोई एक स्तंभ हो, ठीक है, बोलिए। और उसके सभी अवयव 0 होने चाहिए, तभी उस सारणी का मान 0 होगा। अब देखिए यहां पे मैंने एक सारणिक ले लिया है 2 4 और यहाँ पे 0 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पंक्ति 2 स्तंभ हैं, तो इसके क्या है बेटा, इसमें जो पंक्ति है उसके सभी अवयव 0 हैं, तो इस सारणी का भी पूरा मान क्या होता है, 0 होता है। बिना लगाए, आपको बिना प्रसार किए आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? आई होप कि आपको पहला गुणधर्म आपको क्लियर हो गया होगा। इससे बेटा हम ड्रॉप करते हैं, आगे क्लास को बढ़ाते हैं। यदि किसी सारणी की पंक्तियों का स्तंभों में, देखिएगा हम दूसरा समझेंगे, यदि किसी सारणी की पंक्तियों का स्तंभों में तथा स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर विनिमय यानी एक्सचेंज कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप इस गुणधर्म को भी बेटा क्या करेंगे, याद रखेंगे। आप क्या समझे, पंक्तियों को स्तंभ में कर दो या स्तंभ को पंक्ति में कर दो तो बेटा सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए बेटा, यहाँ पे बेटा हम फिलहाल यहाँ पे क्या करते हैं, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ यहाँ पे ले लेते हैं और आपको समझा देते हैं और आप समझ भी जाएंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 पंक्ति और बेटा 2 स्तंभ ले लेते हैं और हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, देखिए बेटा यहाँ पे मैंने ले लिया इस प्रकार से 5 2
5 2 6 ये 4 हो गया। बताइए इस प्रकार से लिख लिया। बताइए बेटा इस प्रकार से हम लोगों ने लिख लिया है। अब देखिए बेटा, बेटा ये क्या है, पंक्ति है, ये क्या है, स्तंभ है। अब देखिए बेटा दूसरी तरफ बेटा हम क्या कर रहे हैं, देखो दूसरी तरफ क्या रहे हैं, ये पंक्ति है, ये स्तंभ है। इस पंक्ति को स्तंभ में कर दिया। बोलो ये पंक्ति है 5 और 6 ऐसे, इसको स्तंभ में कर दो। बताइए स्तंभ में हो गया। अब बताओ ये स्तंभ है, इसको पंक्ति में कर दो, तो 5 और 2 4 तो ऐसे ही रहा। कुछ समझ पाए? ये क्या है, पंक्ति, इसको स्तंभ में कर दिया गया तो 5 और 6 हो गए। ये क्या था, स्तंभ था, इसको पंक्ति कर दिया, 5 और 2 हो गए। अब देखिएगा तो वही कह रहा है कि एक्सचेंज कर दो। एक्सचेंज का मतलब समझते हो? देखिए एक्सचेंज का मतलब होता है मैंने क्या किया, पंक्ति को स्तंभ में कर दिया, स्तंभ को पंक्ति में कर दिया। मेरे लाल ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, स्तंभ कर दो तो हो गया कि नहीं हो गया, 5 और 6 स्तंभ में। और फिर ये बेटा क्या, स्तंभ 5 और 2 पंक्ति हो गया। तो हमसे कह रहे हैं एक्सचेंज कर दिया जाए तो सारणी के मान में बेटा कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब भैया अरे मेरे परिवर्तन नहीं होता है तो आपको दिखाया जाए। सर किस प्रकार से? तो देखो बेटा समझो, यहां पे मान कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, मान निकालते हैं। 5 चक्कू 20, 2 छंग 12, 4 पंचे 20, 6 दूनी 12, 20 में से 12 गया 8 बचेगा, 20 में से 12 गया 8 बचेगा। बताइए देखिए पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में करोगे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई होप कि आपको दूसरा गुणधर्म भी बेटा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटे ये गुणधर्म जो हैं बेटा प्रश्नावली में बेटा बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग बेटा गुणधर्म हम 3 सीखेंगे। क्या दे रखा है बेटा, समझिए। यदि सारणी की किन्हीं 2 समांतर आसन पंक्तियों या आसन स्तंभों को परस्पर विनिमय, यहां पे विनिमय का मतलब होता है इंटरचेंज, कर दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है किंतु चिन्ह बदल जाता है। मैंने दूसरे गुणधर्म में 2 पंक्ति 2 स्तंभ से मैंने समझा दिया है। आप 3 पंक्ति 3 स्तंभ में भी समझ सकते हैं अपने तरीके से। मुझे आपको बेसिक बताना है, बोलिए मजबूत तो आप हो ही जाएंगे। अब यहाँ पे तीसरा गुणधर्म है, इसका ये मतलब होता है या तो कोई आसन, बेटा आसन का मतलब आसन समांतर, आमने सामने। अगर आसन अवयवों को, 2 समांतर आसन अवयवों को अगर हम क्या करें, इधर उधर कर देते हैं तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन चिन्ह बदल जाता है। तो चलिए आइए आपके सामने हम रखते हैं एग्जाम्पल। बेटा देखिए ये मेरे पास एक सारणिक है, ये 5 है, ये 6 है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ ही ले लेते हैं बेटा, टाइम कम लगता है। यहाँ पे कुछ भी ले लो, 9 ले लिया। यहाँ पे बेटा हम लोगों ने क्या ले लिया, ये 9 है, ये हमने ले लिया 8। अब देखिएगा, अब ये सारणिक आपको दे रखे हैं, इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो या तो स्तंभ को करो या तो पंक्ति करो, किसी एक को करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, इस स्तंभ को देखो, इस स्तंभ को दूसरे स्तंभ के पास और दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ के पास लाएंगे, यानी 9 और 8 5 और 6 के पास ले आए, और 5 और 6 कहाँ गया, 9 और 8 के पास। एक्स यहाँ पे क्या, इंटरचेंज, यानी कि ये स्तंभ इसके स्थान पे, ये स्तंभ इसके स्थान पे, अदला बदली हो गई। लेकिन बताया जा रहा है अदला बदली करोगे तो चिन्ह बदल जाता है, यानी जो दूसरा वाला जो सारणिक होगा जिसमें अदला बदली आप किए हो उसके सामने माइनस लग जाएगा, तो चिन्ह बदल जाता है लेकिन सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बेटा देखो मान निकाल के, 8 पंचे 40 गुणा होती है, 8 पंचे 40 और 9 छाक 54, 6 नवा 54, 8 पंचे 40, तो 54 में से 40 गया, कितना बचेगा 14, और यहाँ पे 54 में से 40 गया बेटा माइनस का 14। अरे वाह भाई वाह, यहाँ पे जो सारणिक हम लोगों ने लिया था तो इस सारणिक में बेटा मैंने क्या किया, पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ में, दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ में कर दिया। तो बेटा जिस सारणिक में हम अवयवों को चेंज करते हैं उसके सामने माइनस का निशान लग गया। लेकिन जब बेटा हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बेटा हम लोगों ने मान निकाला तो हम देख पा रहे हैं लेफ्ट में -14 है, राइट में 14 है। क्यों बेटा, ये बात समझ में आ रही है? बोलिए।
पहले स्तंभ को दूसरे स्तंभ में, दूसरे स्तंभ को पहले स्तंभ में आप लिख देंगे तो सारणी का बेटा जो मान होगा वो नहीं बदलता है, लेकिन चिन्ह बदल गया। और चिन्ह बदलने के बाद हम प्रूफ कर दिए, हमने क्या किया, मान निकाला, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो बेटा ये भी बात क्या होती है बेटा, सही होती है। यदि सारणी की किन्हीं दो समांतर आसन्न पंक्तियों, दो समांतर आमने सामने, या तो आप पंक्ति पंक्ति ले लें या तो स्तंभ स्तंभ ले लें, ठीक है, आसन पंक्तियों या आसन स्तंभों को परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी का मान बेटा नहीं बदलता है, किंतु चिन्ह बदल जाता है। तो चिन्ह बदल गया तो मान कहां बदला बेटा, देखो यहाँ पे ये सारणी पूरा प्लस में है, ये सारणी पूरा माइनस में है, इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस है, तो इस सारणी को हमने क्या किया, चेंज किया, तो ये माइनस में हो गया, चिन्ह बदल गया, लेकिन बेटा मान तो बराबर ही आए हैं। आई होप की बात क्लियर हो गई होगी। क्लास को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टी, यानी कहने का मतलब प्रॉपर्टीज, जो गुणधर्म है, अब हम लोग बेटा 4 के बारे में सीखेंगे। यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ सर्वसम आइडेंटिकल हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। इसका मतलब बेटा सर्वसम का मतलब होता है एक ही जैसे। देखिए जैसे मान लो आपको कोई ऐसी सारणी कहीं पे दिखाई दे, कोई ऐसी सारणी कहीं पे आपको दिखाई दे, देखिए या तो कोई दो स्तंभ हो और उनके अवयव सेम सेम हो, और या तो कोई दो पंक्तियां हो और उसके अवयव क्या हो, सेम सेम हो, तो बेटा उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे पहला स्तंभ ये दूसरा स्तंभ, यानी C1 बराबर C2, यानी पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ आपस में क्या है, बराबर है, तो इस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। ये चौथे प्रॉपर्टी की बात मैं कर रहा हूं, चौथे गुणधर्म की। क्या समझ में आया? चलो मैंने यहाँ पे दो स्तंभ ले लिए हैं, दोनों स्तंभों के अवयव क्या है, सेम सेम है, तब आपको याद रखना है सारणी का मान 0 होता है। और या फिर देखिए बेटा इस प्रकार से देखिएगा, मान लो 4 4 4 4 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने 6 5 3, तो इस सारणी का भी मान क्या होगा बेटा, 0 होगा। अब बेटा आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति दोनों पंक्तियों के अवयव समान है, तो इस सारणी का मान 0 हो गया। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, ये तो पास पास है, अभी आपने समझाया दो स्तंभ पास पास थे, दो पंक्ति पास पास हैं। अब हो सकता है दिमाग में एक बात आ रही हो, इसे 5 5 5 3 2 1, यहाँ पे 5 5 5, तो या तो पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ सेम हो, या पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति सेम हो। नियम तो वही है, कोई दो स्तंभ या तो कोई दो पंक्ति के अवयव अगर सेम है तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। ऐसी अवस्था में भी सारणी का मान बेटा 0 होगा। यदि किसी सारणी में कोई दो पंक्तियां हैं तो दो सर्वसम यानी आइडेंटिकल हो तो सारणी का मान बेटा क्या होता है, 0 होता है। आई होप कि आपको यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई होगी। बताइए बेटे, मैंने आपको 4 यहाँ पे गुणधर्म मैंने बताए हुए हैं, और मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे मेन गुणधर्म बेटा आपको क्या है जो आपको याद रखना चाहिए। दो गुणधर्म बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला गुणधर्म क्या है, ये पहला वाला पहला गुणधर्म बेटा याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेटा यहाँ पे जो चौथा गुणधर्म बेटा है, यानी 1 नंबर और 4 नंबर जो गुणधर्म है, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए बेटा, एक बार दोहरा देते हैं। किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव क्या हो, 0 हो, तो उस सारणी का मान 0 होता है। यानी कोई सारणिक है, उसकी या तो कोई एक पंक्ति ले लो या तो कोई एक स्तंभ ले लो, ठीक है, और उसके अवयव अगर 0 0 हैं तो उस सारणी का मान बेटा 0 होता है। ठीक है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। इसी प्रकार से यहाँ पे जो चौथा आपको यहाँ पे गुणधर्म है, यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियां, यानी कि इसमें तो केवल एक की बात हो रही है, ठीक है, कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के अगर क्या होते हैं, अवयव 0 0 होते हैं। और यहाँ पे क्या है, कोई दो पंक्ति हो, या तो पहली या दूसरी पंक्ति हो, या पहली या तीसरी पंक्ति हो, या दूसरी या तीसरी पंक्ति हो। ऐसे ही बेटा या तो पहला स्तंभ या तीसरा स्तंभ हो, या दूसरा स्तंभ या तीसरा स्तंभ हो। अगर ये
सेम सेम होते हैं इनके अवयव, तो उस सारणिक का भी बेटा क्या होता है, मान 0 होता है। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बेटा मैं आपको लास्ट में आपको हम एक बात बताना चाहेंगे, जैसे हमको कभी कभी सारणिक आपको दिया होगा, तो सारणिक का बेटा मान कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको 4A प्रश्नावली मैंने पढ़ाया है, उसका बेसिक भी बेटा मैंने समझाया है। एक बात और समझा दें, जब हम बेटा मान ज्ञात कर रहे होंगे, जैसे मान लो इस सारणिक में बेटा हमको मान ज्ञात करना है, या फिर हमको यानी पंक्ति को स्तंभ में या पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में अगर चेंज करना होगा, तो बेटा आपको पता है ये पंक्ति है, बेटा इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर स्तंभ भी बात करते हैं बेटा, यहाँ पे देखिएंगे ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है। आपके दिमाग में बेटा कंफ्यूजनवा नहीं होना चाहिए। देखिए पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यानी कि पंक्ति पंक्ति पंक्ति, स्तंभ स्तंभ स्तंभ, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अगर पंक्तियों में अगर हम कुछ परिवर्तन करेंगे तो R1 R2 R3 से लिखा जाएगा, अगर स्तंभ में परिवर्तन करेंगे तो आपको C1 C2 लिखा जाएगा। अब हम आपको एक बात बता दें, बहुत जरूरी बेटा, बेटे अगर ऊपर नीचे देखिएगा बेटा, ऊपर एक पंक्ति है, नीचे पंक्ति है, ऊपर नीचे जब बेटा कुछ चेंज करोगे ना, जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, जो कुछ भी करोगे ऊपर नीचे, यानी ऊपर नीचे अगर जोड़ोगे घटाओगे तब आपको R1 R2 R3 से नोट करना है। और जब बेटा हम सारणिक में कुछ चेंज करेंगे, आमने सामने अवयवों को चेंज करेंगे, आमने सामने, तब आपको C1 C2 C3 से नोट किया जाएगा। ठीक है, अगर C1 C2 में कर रहे हो, इसे पहला और दूसरे स्तंभ में आमने सामने चेंज करो, C1 C2 से नोट करोगे, और दूसरा अगर तीसरा स्तंभ में अगर चेंज करोगे तो C2 C3 से नोट करोगे। आपने क्या सीखा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर आप चेंज करते हो अवयवों को तो आपको बेटा एक रिएक्शन लिखनी पड़ती है, उसमें क्या लिखोगे, R1 R2 के माध्यम से लिखोगे, आमने सामने। अगर आप बेटा अवयवों को चेंज करते हो तो आपको बेटा C1 C2 या C3 से नोट करना पड़ेगा, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। बताइए, तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा। पहली चीज हम लोगों ने 4 गुणधर्म सीखे, और मैंने यहां पे एक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई है। इस बात को आप याद रखेंगे तो टोटल कुल मिला के बात हो गई, यानी कुल बातें आपको मैंने बताई हैं आज की क्लास में। कुल बातें मैंने आपको 5 बताई हैं, और बेटा इन पांचों बातों को बेटा इन पांचों बातों को आप क्या करेंगे, कॉपी पे नोट कर लेंगे, इन्हें पढ़ेंगे, हो सके इन्हें याद करेंगे, क्योंकि आप नोट्स बना ही रहे होंगे, कॉपी फेयर बना रहे हैं ना, तो आपको रेगुलर करते जाना है। तो इसे एक पेज पे नोट कर लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब प्रश्नावली बेटा हम 4B पढ़ाएंगे ना, तब आपको बेटा इन सब का यूज होगा, तब बेटा हम आपको केवल हिंट देंगे, आप समझ जाएंगे। ठीक है, फटाफट एक जोरदार स्क्रीनशॉट लें। तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 4B का हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट आज की वीडियो मैंने आपको समझाया है, आप समझ भी गए होंगे। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ और कैसे लगाएंगे, ये बेटा हम जब प्रश्नावली 4B के प्रश्नों का जब हल आपको करवाएंगे तब बेटा आप समझ जाएंगे। आप परेशान क्यों हो रहे हैं, परेशान आपको नहीं होना है। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और बेटे अगली क्लास में हम आपको प्रश्नावली 4B के प्रश्नों का हल हम आपको समझाएंगे, एक एक प्रश्न का हल आपको करवाया जाएगा। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।